Good afternoon, guys. Welcome to our channel. So, I hope you all are good. So, we are going to start Henry Fayol. हेनरी फ्योल मैंने आपको कहा था, एक अभी मैं टेलर नहीं करवा रही, TAYOL है। एक और है ये वाला जो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। एक हेनरी फ्योल है, पहले हम लोग उसको एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हमारे इसी के ऊपर रहेगा, इसके टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके सिर्फ हमें हेनरी फ्योल के हमें 14 पढ़ने हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, ठीक है। सो पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि हेनरी फ्योल थे कौन और क्या इन्होंने किस बेसिस पे उन्होंने क्या करा था, कैसे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे, ठीक है। तो हेनरी फ्योल जो थे, ही वॉज बॉर्न इन 1841 एंड डाइड इन 1925। ये हमारे हेनरी फ्योल थे। इन्होंने 1841 में बॉर्न हुए थे और 1925 में इनकी डेथ हो गई थी, ये पास्ट अवे हो गए थे, ओके। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर and director of mines who developed a general theory of business administration. फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। वो फ्रेंच के ऊपर फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरीज थे जो थ्योरी कंसर्न करते थे लेबर्स के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने ग्रेजुएशन जो करी थी ना वो इसी पे करती, इंजीनियर एंड माइनिंग पे, ठीक है। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर एंड डायरेक्टर ऑफ माइंस हु डेवलप्ड, इन्होंने जनरल थ्योरी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल थ्योरी थी वो इन्होंने 1860 में करी थी, 1860 में करी थी माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। ही एंड हिज कलीग्स डेवलप्ड हिज थ्योरी इंडिपेंडेंटली ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने और इनके जो कलीग्स थे इन्होंने डेवलप करी थी खुद ही साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी, ठीक है। ये जो इनके कलीग्स थे ये सब डेवलप कर रहे थे कि हमें कैसे कैसे करना है, तो ये सब इनको जो डील कर रहे थे थ्योरीज के साथ, ये कैसे कर रहे थे कि इनको खुद ही करना और साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिस पे इनको प्रॉपर डेवलप करना, ठीक है। जो फ्योल थे उन्होंने फर्स्ट जो आइडेंटिफाई करे थे, ये 4 फंक्शंस आइडेंटिफाई करे थे उन्होंने, 4 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। उनके वर्जन में बांट दिया था, प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वो कमांड देंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। सबसे बड़ी बात, इन्होंने इन सब की ये प्रॉपर ये काम करना शुरू कर दिया था। जो इनकी साइंटिफिक थ्योरीज थी ना, इन्होंने आइडेंटिफाई ये 4 फंक्शंस को ही किया था इन्होंने, ठीक है। ही इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इनको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इनको कहा जाता, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि कैसे उनको मैनेज करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेज, जो उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज हेनरी फ्योल ने दी। क्लियर है। आते हैं हमारे कुछ प्रिंसिपल्स पे। ये देखो, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइड करना, डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक एक करके सब पढ़ेंगे। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordinate as the individual interest, remuneration, degree of centralization or decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure person, initiative and aspirate the crops। ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर है। 14 प्रिंसिपल्स है, इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू द फेलोअर, वो हम लोग अब एक एक कर कर समझेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आपको खुद ही अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये आपके इन केस बिजनेस, जो भी बिजनेस करेगा वो उसके ये चीज़ें साइंटिफिक रूल्स काम आएंगे, प्रिंसिपल्स काम आएंगे जितने भी हैं, ठीक है।
फेलर्स के बहुत काम आएंगे, दोनों के काम आएंगे, टेलर्स की भी फेलर्स की। ठीक है, तो अभी एक एक कर इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है। पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, आपको पता चल रहा होगा कि वर्क को डिवाइड कर देना। जब हम लोग अपने काम को बांट देते हैं ना, तो ईजिली हम लोग काम जल्दी से जल्दी कर पाते हैं, और उस चीज़ में हम लोग स्पेशलाइज ट्रेंड भी हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड भी हो जाते हैं और ट्रेंड भी हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि काम को अगर हम जल्दी से बांट दें, अगर अकॉर्डिंग फेलर ने यही कहा है कि अगर हम लोग काम को बांट देंगे, जितनी जल्दी काम आपका उतनी जल्दी हो जाएगा और आप उस चीज़ में ट्रेंड भी हो जाओगे। ठीक है, जितनी जल्दी आप उसको लीड करना शुरू कर दोगे, आप बेटर काम में होते रहोगे। ठीक है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक ये पर्सन है, इसने काम को क्या कर दिया, बांट दिया, ताकि हर कोई उस चीज में परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। वर्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में अगर बांट देंगे तो काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जितनी जल्दी हम लोग काम बांटेंगे उतनी जल्दी हमारे टास्क और जॉब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। A trained specialist who is competent required to perform each job. ट्रेंड हो जाओगे आप उस चीज़ में कि हाँ, अगर आप उसको परफॉर्म कर रहे हो अपनी जॉब में, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए क्या हो जाओगे, एक परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड हो जाओगे, ट्रेंड स्पेशलिस्ट हो जाओगे कि हाँ, आपको ये काम आ गया, आपको अगर नेक्स्ट टाइम में आपको अगर दिया गया तो आप जल्दी से अपना टास्क को कंप्लीट कर दे दोगे। क्लियर है? दिस डिवीजन ऑफ वर्क लेड टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन माना जाता है उस बंदे को जो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है। स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क लेड्स टू बी स्पेशलाइजेशन। अब फ्योल ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू फ्योल द इंटेंट ऑफ डिवीजन वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर। काम जितना प्रोड्यूस करोगे, बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स, आप उतना ही बेटर वर्क करोगे, उतने ही सेम एफर्ट्स के साथ। काम आपका बट गया, आप उतना फ्रस्ट्रेट नहीं होगे कि हाँ सिर्फ मुझे ये काम दे दिया है, ऐसा नहीं है। आपको अगर कंपनी बांट देती है हर काम को, हर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में बांट देती है, तो स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं कि हाँ उसका ह्यूमन एफर्ट से वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा उस चीज़ में। ठीक है, तो इसके लिए डिवीजन ऑफ वर्क भी बहुत ज़रूरी है। जब तक काम को बांटोगे नहीं तब तक आप लोग फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। अगर काम बढ़ जाएगा उस चीज़ में, स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा, आप ट्रेन भी हो जाओगे। क्लियर है? तो वो प्रोड्यूस करना, उस चीज़ को बांटना बहुत ज़रूरी है। इसे क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट आपका। पहला यही है डिवीजन ऑफ वर्क, किसको कैसे बांटना है, कैसे आपको एफिशिएंटली अपने टास्क को कंप्लीट करना है, ताकि वो ट्रेन भी हो जाए और पेशेंट भी कर ले और इफेक्टिव आउटपुट भी उसको मिल जाए। ठीक है, एफिशिएंट और इफेक्टिव उसको आउटपुट भी ईजिली मिल जाए, जो भी वो कर रहा है उसका रिजल्ट आएगा इस दोनों के फॉर्म में आएगा, एफिशिएंट भी आएगा, इफेक्टिव भी आएगा। जैसे टास्क कंप्लीट भी कर दिया राइट टास्क का, और जल्दी से जल्दी डूइंग दी राइट टास्क कर दिया विद द मिनिमम कॉस्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी क्या बताती है, जब तक हम लोगों को ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, दोनों हम लोग को बैलेंस कर चलना पड़ता है। जब तक हम लोगों को ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम दोनों ही नहीं कर पाएंगे, बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज मैंने आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है, आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आप लोग क्या करोगे, आप कहोगे मुझे ऑथोरिटी, आप लोग मुझे ट्रस्ट ही नहीं करते तो मुझे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो इससे अच्छा बंदा फ्रस्ट्रेट होगा, काम कर चला जाएगा। ऑथोरिटी ही नहीं है उसके पास। जब बंदे के हम लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं तो क्या हम उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑथोरिटी दे दे तो वो कर लेगा काम? नहीं करेगा। जब आप इन दोनों को बैलेंस कर चलोगे ना,
बैलेंस कर कर चलोगे तो वो ऑलरेडी अपना काम प्रॉपर अच्छे तरीके से कर कर देगा, बहुत अच्छे से काम कर कर वो देगा। ठीक है, तो इसलिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही बताया गया है, अकॉर्डिंग टू फिल ऑथोरिटी इज अ राइट टू गिव ऑर्डर। ऑथोरिटी के राइट टू आप ऑर्डर्स देते रहो, ऑब्टेन करेगा अपने ऑबिडेंस। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉरलरी ऑफ ऑथोरिटी, वो ऑलरेडी ऑब्टेन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही दो जितनी वो ऑथोरिटी में चल रही है। क्लियर है? जितना आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दोगे उस चीज़ को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दोगे, ऑथोरिटी भी उतनी ही मिलनी चाहिए। अदरवाइज जो काम है वो हमारा सारा उधर से उधर हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट होकर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि हाँ मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है इसलिए उन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, कोई ऑथोरिटी नहीं है मेरे पास। क्लियर है? तो इसलिए ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस में होनी चाहिए। द टू टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी विच इज ऑथोरिटी टू कमांड एंड पर्सनल ऑथोरिटी विच इज ऑथोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। इंडिविजुअली मैनेजर होते हैं ना, उनको हम सारी पर्सनल ऑथोरिटी दे देते हैं, और जो हम लोग कमांड में काम करवाना होता है वो ऑथोरिटी टू कमांड प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी दो जितनी आप ऑथोरिटी दे रहे हो, जितनी ऑथोरिटी दे रहे हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको बैलेंस कर दो। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग दे रहे हो, ये चीज़ हो रही है ये नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑथोरिटीज़ भी उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, ये ऑथोरिटीज़ हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, कि सिर्फ इसी पे नहीं आना चाहिए सारा काम, इन सब पे भी आना चाहिए। क्लियर है? ऑथोरिटीज़ आर बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। मैनेजर रिक्वायर ऑथोरिटी कॉम्पनसेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड बी बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। एनी डाउट? तो इसलिए ही कहते हैं कि हम लोगों को कैसे ऑथोरिटी देनी है, कैसे उसको रिस्पॉन्सिबल करना है, वो हम लोग उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, कभी भी हमेशा बैलेंस होना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल अ सेल मैनेजर है, एक कौन है, एक सेल मैनेजर है, हैज़ टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर। नेगोशिएट डील कर रहा है ये बायर के साथ। ठीक है, शी फाइंड दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड, उसने कहा कि मैं आपको क्रेडिट पीरियड देता हूँ 60 दिन का, 60 डेज का उसने क्रेडिट पीरियड दे दिया। ठीक है, शी इज़ लाइकली टू क्लिंच द डील विद सपोज टू फेच द कंपनी नेट मार्जिन। उसका जो नेट मार्जिन था वो था उसका 50 करोड़ का। ठीक है, नाउ द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 40 डेज। तो जो कंपनी है, जो मैनेजर ऑफर कर रहे हैं कि आप मुझे 40 दिन में काम कर दो, उसे तो 60 दिन का बोला, 60 दिन का उसे क्रेडिट पीरियड बोला, उसे का क्रेडिट पीरियड फॉर ऑफ ओनली 40 डेज। तो दे शो दैट देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटीज, के अंदर आपको इम्बैलेंस आ रहा है। अगर आप उसको 60 दिन का टाइम दो, क्रेडिट पीरियड ऑफर करो, तो 60 दिन में वो इंटरेस्ट होकर काम करेगा भी। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने उसको इतने में दे दिया, नहीं, आपको उसे 60 डेज दिए, वो आप 60 डेज में ही वो कंप्लीट कर कर देगा अपना टारगेट, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी दोनों दी है। ठीक है, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और ऑथोरिटी भी दी है। अगर ये दोनों दिए हैं तो ऑलरेडी वो बैलेंस होकर अपना काम ज़रूर करेगा। ठीक है, तो ये है एक। नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर हो गया? ऑथोरिटी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों में। ऑथोरिटी नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे हर जगह है,
बट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिसिप्लिन होकर रहोगे तो काम बहुत ईजिली रहेगा। ओबे करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स करते हैं, वर्किंग करते हैं अपने काम को लेकर, तो एक डिसिप्लिन में अगर हम लोग काम करते हैं ना तो ईजिली हमारा काम अच्छे से हो जाता है। अगर हम डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारा काम सारा का सारा बिगड़ जाए। अब इससे क्या बताया, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट और रूल्स के बीच में ताकि वो अपना काम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ सके। ठीक है, अगर मैं एक रूल दूँ आप लोग को, ठीक है, आपको मैंने रूल दिया कि हाँ आपने ये अच्छे से काम करना है और कोई कुछ चीज़ें तोड़नी नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स होते हैं रूल्स एम्प्लॉयज़ के भी रहते हैं, मैनेजर्स के लिए भी रहते हैं, बॉस के लिए भी वही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन उनके लिए ही बने जो एम्प्लॉयज़ है, नहीं, मैनेजर के लिए भी वही रहेंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए भी वही रहेंगे और बॉस के लिए भी, ओनर है उनके लिए भी वही रहेंगे। तो यही एग्रीमेंट्स बनना चाहिए कि ताकि वो डिसिप्लिन से काम कर सके। ठीक है, तो ये बहुत मेन है कि डिसिप्लिन से अगर आप लोग काम करोगे अपने बिहेवियर्स के साथ तो आपका काम ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा। अकॉर्डिंग टू फ्योल अगर हम समझें, डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर। गुड सुपीरियर होगा हर लेवल्स पे, क्लियर रहेगा, फेयर रहेगा अपने एग्रीमेंट्स पे, एंड जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज। जो उसको पेनल्टीज देनी होगी अगर से कुछ करा है तो वो भी उसको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए हर लेवल्स पे, फेयर होना चाहिए, एक फेयर जो उसके एग्रीमेंट्स होंगे उस पर, और जिसको पेनल्टीज जो भरनी पड़ेगी उस पर भी वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अगर आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, मैनेजमेंट पे भी लागू करता है और लेबर्स एम्प्लॉयज़ पे भी लागू करता है, क्यों? सबके लिए, वर्कर्स हर कोई काम कर रहे हैं। अगर आप उनको एक्स्ट्रा आवर्स के लिए रख रहे हो तब उनको पे करोगे विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव द कंपनी। कई लोग लॉस होती है, आप लोग उनको पे नहीं करते हो, आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए बैठा लेते हो बट आप लोग उसको पे नहीं करते। दिस इज़ नॉट अ डिसिप्लिन, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप उनको बिठा रहे हो ऑनरली, आप उनको हर चीज़ को पूछ रहे हो तो हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। अगर आपने उनको 2 घंटे एक्स्ट्रा बिठा लिया, ऑलरेडी वर्किंग हावर हो चुके हैं, तो अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा बिठा रहे हो तो आप उसके पे आउट करो। पे करोगे उसी को क्या कहेंगे हम लोग, डिसिप्लिन। फ्योल यही कहता है कि फेयर होना चाहिए सबके साथ, क्लियर एंड फेयर होना चाहिए। डिसिप्लिन यही कहलाता है कि फेयर होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे काम भी क्लियर हो जाए। एनी डाउट? तो डिसिप्लिन इट्स अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है? यूनिटी ऑफ कमांड जो है, अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक होता है, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉयज़ के लिए एक बॉस खुद होता है, राइट? If an employee get order from two superior at the same time, the principle of a unity of command is violated. अब ये देखो, यूनिटी ऑफ कमांड होना ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, ये अच्छे से होगा। ठीक है, देखो, अगर यूनिटी ऑफ कमांड होना क्यों ज़रूरी है, देखो यूनिटी ऑफ कमांड होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल्स पर्सन है, वो डील कर रहा है बायर के साथ। ठीक है, सेल पर्सन है, डील कर रहा है बायर के साथ 10% डिस्काउंट पर। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर का ये, ठीक है, ये मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, अब दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बिना बताए, फाइनेंस मैनेजर जो है वो बिना बताए, टेल हिम नॉट टू ऑफर, उसने ऑफर नहीं किया, उसने क्या करा, उसने सेल्स
आपका सेल्स पर्सन था, उसने बायर को 5% डिस्काउंट दे दिया, उसने 5% दे दिया। तो यहाँ पर कोई आपको यूनिटी ऑफ कमांड दिख रही है? दिख रही है? उससे 10% करा, उससे 5% किया, यहाँ पे कोई यूनिटी डिमांड है? अवॉइड हो रही कोऑर्डिनेशन? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जब तक आप लोग कोऑर्डिनेशन नहीं बनाओगे तब तक आप लोग डिपार्टमेंट्स पे कोऑर्डिनेशन होनी भी ज़रूरी है, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर को हो चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजर को, उसको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए मार्केटिंग मैनेजर से कि आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल हो, ये मार्केटिंग हो, एचआर हो, कोई भी हो, उन सब में आपकी यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी नहीं होगी तब तक आप लोग काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस टाइम पे उससे डिस्कस कर लेते तो आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं करते, राइट। अगर यही चीज़ आपकी यूनिटी कहलाती, उसने कहा कि मैंने भी 10% दी, उसने भी कहा कि मैंने भी 10% दी है, तो तब हमारी यूनिटी ऑफ कमांड कहलाती। अब इसमें यूनिटी ऑफ कमांड है ही नहीं, क्योंकि वो 5% बोल रहा है और वो 10% बोल रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। तभी मैंने यही बताया कि आपको कि क्या है ये। इफ एन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय चाहता है कि वो ऑर्डर करे टू सुपीरियर सेम टाइम पर, बट कमांड वायलेटेड नहीं होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड, उसको वायलेटेड किया जा। आप लोग यूनिटी ऑफ कमांड कब करोगे? ताकि वो दोनों यूनिटी में हो। गिव अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, उनकी एक इम्पॉर्टेंस जो है इस प्रिंसिपल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन अभी मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। तो इधर हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इधर हमें क्लियर होना पड़ेगा कि हाँ, अब जैसे देखो पिक्चर में बना हुआ है कि यहाँ पर जो है यूनिटी ऑफ कमांड बांटी गई है। आप हर डिपार्टमेंट से काम कर रहे हो, आप बताओगे कि हाँ ये यूनिटी ऑफ कमांड कहलाती है कि आप यूनिटी में काम कर रहे हो। इसे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं कहा जाता, इसे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये तो इधर से उधर जा रहे हैं, ये कभी इसके पास से आ रहा है, कभी इसके पास से आ रहा है, कभी ये इधर आ रहा है, तो ये गलत है। आप यूनिटी में अगर काम करोगे, आप सब कुछ बता कर काम करोगे, तो ईजिली हर चीज़ को क्लैरिटी होगी, आप अवॉइड नहीं करोगे उस चीज़ को, आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं करोगे। दिस कैन बी अवॉइडेड इफ देयर कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है डिपार्टमेंट्स में तो यूनिटी ऑफ कमांड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड होने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग की कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आप दोनों के बीच में, तो क्या आप लोग काम कर लोगे? नहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताती है? ऑल ऑफ द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। आप सेम ऑब्जेक्टिव्स पे जाओगे थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट्स। शुड बी मूविंग, साथ साथ मूव करे टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, अपने दूसरे सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोऑर्डिनेटेड हो, फोकस्ड हो अपने एफर्ट्स पर, तभी आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे होगे। उधर कमांड्स जो दे रहे थे वो अलग अलग कमांड्स पे जा रहे थे, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है सेम है। ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी द सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, एक हेड होगा एक प्लान होगा, दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ एक्शन भी ऐसी लेंगे और कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर ऐसी ही करेंगे। क्लियर है? अगर एक कंपनी है मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल, वेल वो कार भी बनाती है, उनके दो सेपरेट डिविजन्स हैं, दो सेपरेट डिविजन्स हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम, ई डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, खुद का ओन इंचार्ज होगा, प्लान होगा, एग्जीक्यूट वो लोग खुद करेंगे, और साथ ही साथ में वर्किंग जो करेंगे, अकाउंट शुड बी तो वर्किंग ऑफ टू डिवीजन ओवरलैप। ठीक है, इनके अंदर भी कुछ डिफरेंशिएट होगा, तब भी वो जो यूनिटी ऑफ कमांड भी करेंगे और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी सेम चलेंगे। एक ही हेड होगा और एक ही प्लान होगा सबका, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट।
फाइनेंशियल हो चाहे वो मार्केटिंग हो, दोनों का डिमांड, दोनों का जो हेड होगा एक होगा, प्लान भी एक ही होगा। इसलिए दोनों के दोनों भी इसमें बताया ना सेम ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स, साथ ही साथ सेम ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, कोऑर्डिनेट भी होंगे, फोकस से काम भी होगा, एफर्ट से काम भी वो लोग करेंगे। ठीक है, एनी डाउट? 5 हमारे प्रिंसिपल्स हो गए। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड हमने ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब एक बार ना इसका डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। तो एक सबऑर्डिनेट है, वही एक बॉस से रिसीव करेगा सारे ऑर्डर। इसके अंदर एक ही हेड है, एक ही प्लान बनेगा। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, कोई भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होएगी उसके अंदर एक हेड होगा, एक ही प्लान चलेगा। ये सारे के सारे ड्यूअल सबऑर्डिनेशंस अवॉइड करते हैं, ओवरलैपिंग अवॉइड करते हैं, इनका एम यही है। इम्प्लीकेशंस क्या है, ये अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, ये अफेक्ट करते हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है बट डिपार्टमेंट्स अलग अलग है ना, बस उसी में उनका इम्प्लीकेट रहता है, इफेक्ट सब पे होता है, इधर एक ही एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इधर हम लोग एक ही सबऑर्डिनेट, सिर्फ एक ही बंदा, एक एम्प्लॉय ही लगा हुआ है काम करने में, इधर पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है काम करने में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा यूनिट ऑफ डायरेक्शन पे, और इस पे एम्प्लॉयज़ पे ही इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं 7 करवा दूँगी, कल 7 और करवा दूँगी। ठीक है, आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले आप 7 एक बार क्लियर कर लेना, देन हम 7 कल क्लियर कर लेंगे। 14 है ना, 7 कर लेंगे। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्योर। इंटरेस्ट होना ऑर्गेनाइजेशन का शुड टेक, उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए, उनकी प्रायोरिटी होना ज़रूरी है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर एवरी वर्कर सेम सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी, अगर हर कोई अपने काम करना शुरू कर देगा इंटरेस्ट के साथ, तो ऑलरेडी वो सक्सेस हो जाएगा। In all these situations, the interest of all group of the company will succeed the interest of any one individual. This is so because larger interest जो है वर्कर्स का, स्टेक होल्डर्स का, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो एक ही पर्सन पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स हो गए, ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेप्टर्स हो गए, फाइनेंशियर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटी हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये इन्हीं पे सब कुछ काम करते हैं। कोई बेस यूज़ नहीं होता है यहाँ पे, इंडिविजुअली ये लोग अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं। एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उनका सबऑर्डिनेट होना, एक इंडिविजुअली जनरली इंटरेस्ट आप लोग का होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। अगर आप खुद अपना एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हो तो खुद ही आप एक अपना मैक्सिमम आउटपुट भी निकालोगे। कंपटीशन, सैलरीज, इनिशिएटिव, सारी मैक्सिमम सैलरीज आपकी बढ़ जाएगी, कंसेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक वर्किंग, चाहे आप काम थोड़े टाइम के लिए करो, लाइक वर्किंग फॉर लेस टाइम, पर आप लोग का इंटरेस्ट जो है काम में बढ़ जाए। ठीक है, यही बताता है फ्योल, क्योंकि प्रायोरिटी रखो कि हाँ अपने काम करना है तो करना है, आप इंटरेस्ट रखो अपने काम पर। ऐसा नहीं है कि आप उस काम पर इंटरेस्ट ही मत रखो, आप उस काम पर इंटरेस्ट रखो कि हाँ ये काम मैंने करना है तो करना ही है। क्लियर है? तो ये होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट पे चलते हैं, आज का लास्ट 7th है ये, रेम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। The overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. फेयर होना चाहिए दोनों पे, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों पे ओवरऑल पे होना चाहिए, कंपनसेशन सेम होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको अलग पे कर रहे हो उसको अलग पे कर रहे हो, नहीं, फेयर होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है,
द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस पे करनी चाहिए, विच शुड गिव देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड, ताकि वो एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह सके, अच्छे से रह ले, ताकि ये ना हो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहे। तो ये नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से उनको फेयर वेजेस दो ताकि वो अपने एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से तो जी ले वो लोग, ठीक है। उनके साथ फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको अलग दे रहे हो, आप उसका एटमॉस्फेयर अच्छा है, उसका गुड रिलेशनशिप है वर्कर्स के साथ, तो वो वर्कर्स के साथ रहेगा, नहीं। आप लोग अच्छे एक रिलेशनशिप रखो, मानती हूँ, ठीक है, बट उसके साथ अनफेयर मत करो, फेयर करो। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। पेइंग कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी बताया कि रिलेशनशिप वर्कर्स और मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। एटमॉस्फेयर जितना होता है ना, उतना आपका वर्कर्स और मैनेजमेंट के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इन दोनों के साथ अच्छा हो गया तो ऑलरेडी अपना काम क्लियर है, ठीक है। आप ऑलरेडी कंपनी में अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो रेम्युनरेशन फेयर होना एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़रूरी। जितना जल्दी आप एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर रहोगे, उतना एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन का जितना फेयर रहोगे, उतना किसके लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो फेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग जो बाकी 7 और रह गए हैं वो मैं आपको कल करवा दूँगी, ठीक है। कल की क्लास में 7 ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट इसको एक बार टेलर का देखकर इसका देखकर वो ख़त्म कर फिर हम लोग इसके जो भी हैं चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे। मे बी चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, छोटा ही चैप्टर है। वो टेलर्स का भी मैंने आपको बताया। पहले मैं प्रिंसिपल्स करवा दूँगी, देन मैं आपको वो करवाऊँगी टेक्निक्स उसकी, ठीक है। टेक्निक्स थोड़ी बड़ी हैं, टेक्निक्स मैं धीरे धीरे करवाऊँगी। और ये तो हमारा ऑलमोस्ट कल तक कंप्लीट हो जाएगा फिल्म का। तो एक बार आप रिवाइज कर लेना, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो हम एक बार आप लोग कमेंट्स पे क्लियर कर लेना। जो भी डाउट होगा मैं उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, ओके। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। और जो मैंने कल भी एक बार करवाया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी दोबारा से वीडियो का लिंक, वो एक बार चेकआउट कर लेना। दोनों वीडियोस के एक बार चेकआउट कर लेना कि मैंने जो कल आपको करवाया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और क्या करवाया था, उसके टेक्निक, उसके नेचर और उसकी सिग्निफिकेंस, वो एक बार चेक कर लेना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।